राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में उदारवादियों, उग्रवादियों, महिलाओं तथा किसानों एवं मजदूरों ने अपना सर्वस्व योगदान किया। परिणाम स्वरूप निरंतरता एवं परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। परिवर्तन के क्रम में सफलता एवं असफलता निरंतर बनी रही। वस्तुतः आंदोलन की उद्देश्य पूर्ति तुरंत न होकर जनता में जागृति, स्वतंत्रता के प्रति कर्तव्य, साम्राज्यवाद पर दबाव डालने और उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर करने तथा आत्मत्याग की भावना विकसित करने से होती है। यदि इन पहलू के आधार पर उदारवादियों एवं क्रांतिकारियों की भूमिका के बारे में विचार करें तो हम पाते हैं कि उन्होंने भारत के युवकों में जागृति फैलाने और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में जुट जाने का आह्वान किया। वस्तुतः राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारतीय स्वतंत्रता भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न वैचारिक आयामों से होकर गुजरा। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि होम रूल आंदोलन। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। इसी लीग के द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ होम रूल आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। वस्तुतः तिलक और एनी बेसेंट ने आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए भारत में इस आंदोलन का सूत्रपात किया। होम रूल आंदोलन के तहत स्वशासन के उद्देश्य को महत्व देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया। इस आंदोलन में दो अलग अलग होम रूल लीगों की स्थापना की गई। पहला बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में पूना में तथा दूसरा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में। दोनों होम रूल लीग ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत को स्वराज देने की मांग के पक्ष में जोरदार प्रचार किया। इसी आंदोलन के दौरान तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का लोकप्रिय नारा दिया। अब चूंकि दो होम रूल लीग आंदोलन थे, एक तो एनी बेसेंट जी का और दूसरा तिलक जी का। तो तिलक की होम रूल लीग जून 1916 में तिलक 6 वर्ष कारावास के बाद जेल से रिहा हुए और एक बार पुनः सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे, परंतु इस बार उन्होंने कांग्रेस से अलग एनी बेसेंट से मिलकर होम रूल आंदोलन शुरू करने की दिशा में प्रयास शुरू किया। अतः अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगाम, पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल के अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव NC केलकर थे। इस होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र था, यानी कि बंबई को छोड़कर इसमें भी कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला हुआ था। तिलक ने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक पत्रों के माध्यम से होम रूल की अवधारणा का प्रचार किया। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण कर स्वराज प्राप्ति के लिए जनमत तैयार करने का प्रयास किया। अब हम लोग देख लेते हैं एनी बेसेंट के होम रूल की। तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे और VP वाडिया, CP रामास्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, V चक्रवर्ती तथा J बनर्जी जैसे प्रमुख लोकप्रिय नेता इसके सदस्य जो है वो रहे। एनी बेसेंट की का मुख्यालय अडयार में स्थापित किया गया। उनके लीग को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। तिलक के विस्तार क्षेत्र को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत में इस लीग की संस्थाएं सक्रिय थी। 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट
कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। होम रूल लीग की होम रूल लीग आंदोलन की समाप्ति। तो होम रूल आंदोलन के बढ़ रहे प्रभाव से चिंतित होकर सरकार ने जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, बीपी बाडिया को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के विरोध में सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित संस्था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने भारतीय जनमत को सांत्वना देने के विचार से भारतीय राष्ट्रीय भावना के समर्थक एडविन मोंटेग्यू को भारत सचिव नियुक्त किया। उन्होंने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि शिक्षित भारतीयों की मांग निस्संदेह उनका अधिकार है तथा उन्हें उत्तरदायित्व संभालने और आत्मनिर्णय का अवसर दिया जाना चाहिए। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा के बाद एनी बेसेंट इसकी समर्थक बन गई। तिलक को इंडिया अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ा। फलस्वरूप होम रूल आंदोलन नेतृत्व विहीन होकर समाप्त हो गया। होम रूल आंदोलन का प्रभाव। होम रूल आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक बार पुनः लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया। यद्यपि यह आंदोलन अपने लक्ष्य अर्थात होम रूल गृह शासन को नहीं प्राप्त कर सका, फिर भी इसके दूरगामी प्रभाव पड़े। होम रूल आंदोलन ने कांग्रेस में एक नई स्फूर्ति का संचार कर दिया तथा ब्रिटिश सरकार को एक नवीन नीति के लिए प्रेरित किया जो मोंटेग्यू घोषणा के रूप में सामने आया। इस आंदोलन ने एनी बेसेंट को एक राष्ट्रीय स्तर का नेता घोषित कर दिया। लीग के प्रभाव से कांग्रेस में एक बार फिर उग्रवादियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। 1917 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लखनऊ समझौता। 1916 ईस्वी में A.C. मजुमदार की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन दो महत्वपूर्ण घटनाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। इस सम्मेलन में उग्रवादियों को, जिन्हें सूरत सम्मेलन के बाद निष्कासित कर दिया गया था, 9 वर्ष बाद एक बार फिर कांग्रेस में प्रवेश दिया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हुआ जो लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार कर ली जो कालांतर में भयावह सिद्ध हुई। समझौते के बाद मुस्लिम लीग ने अपना अलग अस्तित्व बनाए रखा तथा मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की मांग जारी रखी। यह समझौता 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के स्थगन तक चला। इसके पश्चात पुनः कांग्रेस व मुस्लिम लीग एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हो गए। मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौते का विरोध किया था। आलोचकों के अनुसार इस समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता का बीज बो दिया। तो दोस्तों, हमने दूसरा चरण देखा। इसमें हमने होम रूल आंदोलन और लखनऊ समझौते की बात कही। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।